हेलो दोस्तों, ऑडियो बुक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक चित्रकला से शुरुआत करेंगे। आधुनिक चित्रकला का समय 1800 ईस्वी से वर्तमान तक माना जाता है। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ उत्तरी भारत में राजनीतिक अर्थव्यवस्था हिल चुकी थी, किंतु दक्षिण भारत में अनेक राज्य स्थिर रूप से कला के विकास में अपना योगदान दे रहे थे। यही कारण था कि दक्षिण भारत में उत्तरी भारत की अपेक्षा कला का विकास भिन्न रूप से हुआ। 16वीं शताब्दी तक फारसी चित्रण का बाहुल्य था, किंतु कालांतर में स्थानीय अपभ्रंश तथा राजस्थानी कला के संयोग से इस शैली का रूप बदल गया और यह मुगल शैली के समान दिखाई देने लगी। इतिहासकार लामा तारानाथ ने दक्षिण की चित्रकला का संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत करते हुए 3 कलाकारों के विषय में उल्लेख किया है। वे हैं जय, पराजय और विजय। इन चित्रकारों के भी अनेक अनुयायी थे, जिन्होंने छोटे छोटे आकार के चित्रों का निर्माण किया। ये चित्र समकालीन शासकों से संबंधित थे। कहा जाता है कि इन चित्रकारों के वंशज आज भी हैदराबाद तथा निकोंडा में परंपरागत रूप से कार्यरत हैं। दक्षिण में चित्रकला का विकास 2 भिन्न भिन्न संस्थाओं, तंजौर और मैसूर में हुआ। तंजौर शैली चोल राजाओं द्वारा संरक्षित। तंजौर प्राचीन काल से विभिन्न कलाओं का समृद्ध केंद्र रहा है। 18वीं शताब्दी के अंत में राजा सरभोजी ने राजस्थानी राज्यों की अवस्था खराब होने पर आश्रय की खोज में भटकते आए चित्रकारों को आश्रय प्रदान किया। सन 1833 से 1855 ईस्वी में राजा शिवाजी के राजकाल में 18 कलाकारों के परिवार को राज्याश्रय मिला हुआ था, जो हाथी दांत एवं काष्ठफलक पर चित्राकृतियां बनाते थे। रामायण एवं कृष्ण लीला पर आधारित जो चित्राकृतियां बनाई गईं, उनमें गाढ़े लेप से आकृतियां बनाकर उभार, जिसे रिलीफ भी कहते हैं, का हल्का प्रभाव दिया जाने लगा। बाद में जल रंग से चित्र चित्रित करने के पश्चात उनमें सोने के पत्रों एवं बहुमूल्य पत्थरों को भी लगाया जाने लगा। बालकृष्ण नामक चित्र तंजौर का उत्तम उदाहरण है। इसके अलावा तैल रंग में व्यक्ति चित्र भी बनाए गए, जो आज तंजौर के राजमहल में सुरक्षित हैं। सन 1855 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु के पश्चात इस राजवंश का अंत हो गया, साथ ही चित्रकारों का संरक्षण भी समाप्त हो गया। मैसूर शैली दक्षिण में स्थित मैसूर राज्य में एक भिन्न प्रकार की शैली का विकास हुआ, जो राजा कृष्णराज के संरक्षण में पनपी। इस दौरान दरबारी कलाकारों को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया गया। यूं तो राजा कृष्णराज से भी पूर्व यह शैली 100 वर्षों तक प्रचलित रह विकासोन्मुख रही। कृष्णराज स्वयं एक ही विषय को अनेक कलाकारों द्वारा चित्रित करवाते थे। उड़ीसा के पट्टचित्र 17वीं शताब्दी में उड़ीसा की स्थानीय चित्र शैली में कालीघाट शैली एवं अन्य कला शैलियों का सम्मिश्रण हुआ। यथा मुगल शैली के रेखांकन की बारीकी, दक्षिण शैली की आलंकारिकता, अपभ्रंश शैली की अंतराल व्यवस्था, विजयनगर शैली का आकृति विधान। विशाल पैमाने पर बनाए जाने वाले इस शैली के चित्र प्रायः टाट या कपड़े पर बनते थे, जिन्हें जगन्नाथपुरी आने वाले दर्शनार्थी एवं पर्यटक खरीद कर ले जाते थे। इन चित्रों के विषय धार्मिक आख्यानों, गीत गोविंद या राधा कृष्ण के कथानक पर आधारित होते थे। कालीघाट या बाजार चित्र 19वीं शताब्दी में कालीघाट में चित्रण की नई पद्धति चल रही थी, जिसमें चित्रों को मोटे कागज पर मजबूती के साथ कपड़ा चिपकाकर तैयार किया जाता था। बंगाल प्रदेश के कोलकाता शहर में कालीघाट का मंदिर काली माता को समर्पित है। उस समय बंगाल के समाज में भगवती काली की आराधना शिव के पूजन से ज्यादा हो गई थी। अतः धार्मिक आख्यानों, देवताओं की छवियों तथा सामाजिक विषयों पर बने यह पटचित्र भक्तजन एवं मंदिर के दर्शनार्थी अपनी धार्मिक भावना के फलस्वरूप खरीद कर ले जाते थे, और यह भी कहा जाता है कि भक्तजनों द्वारा चित्र खरीदे जाने के फलस्वरूप ही कालीघाट चित्र जीवित रह पाए। W.G. आर्चर ने इन्हें बाजार पेंटिंग नाम से संबोधित किया है। धार्मिक चित्रों के अतिरिक्त श्यामकांत बैनर्जी के तंत्रयोग, वैष्णवों पर हास्य तथा व्यंग्य, बंगाली बाबू की वेश्यावृत्ति
तारकेश्वर स्कैंडल जैसी लोकप्रिय विषय वस्तु पर भी चित्र बने। खनिज रंगों से टेम्परा विधि में गहरे भड़कीले रंगों से चित्रण करके सशक्त तुलिका द्वारा बाह्य सीमा रेखांकन कर दिया जाता था। चित्रों में रेखाएं लययुक्त, स्पष्ट, मजबूत व उभरी होती थीं। पृष्ठभूमि में प्रकृति व वास्तु के प्रारूपों को चित्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। लोक शैली की चित्रण पद्धति के साथ साथ यूरोपीय तकनीक का भी इन चित्रों में सम्मिश्रण किया गया। संगीत का अभ्यास करते हुए चित्र कालीघाट चित्रण शैली की विशेषता दर्शाता है। इस प्रकार के चित्रों का चित्रण कालीघाट के अलावा हुगली, मिदनापुर, बर्दवान, मुर्शिदाबाद और चंद्र नगर में भी किया जाता था। पटना या कंपनी शैली। यदि हम भारतीय कला का सिंहावलोकन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक युग में कला को एक विशिष्ट शैली तथा रूप प्रदान किया गया है। भारतीय अतीत के विभिन्न युगों ने कला क्षेत्र में जगत प्रसिद्ध अजंता, जैन, राजस्थानी, मुगल तथा पहाड़ी चित्र शैलियों में नित नवीन व असाधारण सौंदर्य तथा अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण कलाकृतियां प्रदान की हैं। इसी क्रम में 19वीं शताब्दी के छोटे से कालांश ने भारत को कंपनी चित्रण शैली देकर भारतीय कला क्षेत्र में श्रीवृद्धि की है। इस शैली का ऐतिहासिक उद्भव उस युग में होता है जब भारत में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों की एक व्यापारी मंडी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अस्तित्व बना चुकी थी और इसी की आड़ में अंग्रेजी सत्ता ने भारत के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में अपनी जड़ें जमा ली थीं और 19वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश तक भारत पूर्ण रूप से अंग्रेजों के स्वामित्व में आ चुका था और छोटे बड़े राजा महाराजा तथा नवाब आदि अपनी हीन आर्थिक दशा में निर्वाह कर रहे थे। ऐसी दशा में अनेक आश्रित कलाकार निराश्रित हो गए तथा जीविकोपार्जन हेतु नए आश्रय पाने के लिए अन्य स्थानों पर चले गए। इस प्रकार कलाकारों का निष्कासन कोई नया या आकस्मिक नहीं था। इससे पूर्व से कलाकार भी शाहजहां के राज्यकाल के अंतिम दिनों से ही मुगल दरबार को एवं औरंगजेब द्वारा कला में अधिक रुचि न लेने और मुगल साम्राज्य के पतन के कारण भी बहुत लखनऊ, हैदराबाद, निकोड़ा, पूना, बनारस, मथुरा, मैसूर, तंजौर और लाहौर के आसफ अली खां जैसे सुसंपन्न व्यक्ति राजपूताना, अवध तथा बीजापुर के स्थानीय दरबारों में आश्रित हो गए और अपने चित्रण कार्य को जारी रखा। इस समय अंग्रेजों की व्यापारिक कंपनी के व्यापारियों तथा अन्य उच्चाधिकारी वर्ग का समर्थन कलाकारों को मिलता रहा, जिन्होंने इनको अर्ध यूरोपीय ढंग पर लघु चित्र, व्यक्ति चित्र तथा अन्य कलाकृतियां बनाने के लिए प्रेरित किया। कुछ कलाकारों ने नवाब मुर्शिदाबाद के पास संरक्षण लिया, जो 40 वर्षों तक चलता रहा और कालांतर में अफगान, मराठा, रुहेल और जाट आक्रमणों के कारण तथा कंपनी के झगड़ों आदि के कारण नवाब की स्थिति खराब होने से कलाकारों का संरक्षण भी समाप्त हो गया और ये कलाकार पटना और कोलकाता आ गए। तत्कालीन पटना प्रत्येक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण अंग्रेजी प्रशासन तथा व्यापार का विशिष्ट केंद्र बन गया था। यहाँ के धनाढ्यों, अंग्रेज व्यापारियों तथा पदाधिकारियों के आश्रय में ये कलाकार एंग्लो इंडियन स्टाइल में चित्रण करते थे, यानी अर्ध यूरोपीय ढंग से पूर्व पाश्चात्य मिश्रण के आधार पर पशु पक्षी, प्राकृतिक चित्र, लघु चित्र, भारतीय जीवन से संबंधित जिसमें अंग्रेजों के अधीनस्थ भारतीय दासों एवं सेवकों के दीनहीन जीवन का प्रकटीकरण किया गया है, एवं अपने और पारिवारिक लोगों के इन्होंने व्यक्ति चित्र बनवाए। ये चित्र विदेश, इंग्लैंड तथा अन्य पाश्चात्य देशों में भेजे जाते थे। यही नहीं, भारत में पाश्चात्य कला को बढ़ावा देने के लिए अनेक अंग्रेज अधिकारी अपने साथ चित्र एवं फोटो भी लाते थे और भारतीय कलाकारों को उन कलाकृतियों का अनुकरण तथा उनमें निहित शैली को अपनाने का भी आदेश देते थे। पाश्चात्य चित्र यथार्थवादी वास्तविकता से प्रेरित तथा सजीव होते थे। उनमें गहराई, उभार, वस्त्रों का यथार्थपूर्ण अंकन, आकृतियों में रंगों के विशेष प्रयोग द्वारा छाया प्रकाश, लाइट शेड तथा आकृतिपरक ठोस का आभास, विस्तृत वर्ण विधान, यथार्थवादी रंग योजना के लिए कलरवाश तथा रेखाओं के विविध ढंग,
2.25 चश्म की प्रचुरता, आकृति प्रायः निचले क्षितिज तल के सम्मुख स्थित होती थी। क्योंकि ये चित्र कंपनी अधिकारियों द्वारा बनवाए जाते थे तथा इसका मुख्य केंद्र पटना होने के कारण इस शैली को कंपनी शैली एवं पटना शैली पुकारा गया। इस प्रकार के अनेक चित्र पटना संग्रहालय तथा विदेशी कला दीर्घाओं में संग्रहीत हैं। कंपनी शैली की मुख्य अध्येता मिसेज आर्चर के मतानुसार पटना चित्रण शैली तो कंपनी शैली की एक उपशाखा है, किंतु कला की दृष्टि से कोई प्रमुख या पृथक शैली नहीं है, क्योंकि कला का यह आंदोलन पटना तक ही सीमित नहीं था। इसका प्रचार व्यापक रूप में बंगाल से पंजाब तक, उत्तरी भारत, दक्षिण में महाराष्ट्र तथा पश्चिमी घाट तक, पश्चिम में सिंध तथा नेपाल तक भी विस्तृत था। कला के इस आंदोलन ने राजस्थान में भी दस्तक दी थी, जहां राजस्थानी तथा यूरोपीय कला तत्वों का समायोजन हो गया था। फलस्वरूप महाराजा सवाई जगत सिंह के राजकाल में यूरोपीय लैंडस्केप आकृतियों तथा वर्ण विधान ने राजपूती कला की पुष्ट परंपरा को तोड़ दिया था। साहिबराम के समकालीन अनेक चित्रकार विदेशी प्रभाव में खो गए थे। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय तथा सवाई राम सिंह के राजकाल में तो दरबारी चित्रकार पाश्चात्य शैली में ही चित्रण कर रहे थे। राजस्थान के अतिरिक्त गढ़वाल में भी इसका प्रभाव हुआ था। सन 1816 ईस्वी में गढ़वाल ब्रिटिश सेना के आधिपत्य में आने पर गढ़वाल शैली के प्रमुख चित्रकार मुलाराम के पुत्र ज्वालाराम तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों ने अंग्रेज कमिश्नर की नौकरी कर ली तथा परंपरागत चित्रण छोड़कर यथार्थवादी ढंग पर पक्षियों के चित्र तथा टोपोग्राफिक चित्र तैयार करने लगे। इस प्रकार जहां जहां यूरोपीय शैली की लहर पहुंची, वहां उसने स्थानीय तत्वों के साथ मिलकर एक नए रूप में विकास किया। ये स्थानीय तत्व आरंभ में प्रधान रहे, किंतु बाद में ये गौण हो गए। पटना एवं कंपनी शैली के प्रमुख विषयों में व्यक्ति चित्र, पशु पक्षी एवं साधारण लोगों के व्यक्ति चित्र थे। पशुओं में मुख्यतः हाथी एवं घोड़ों या उसकी सवारियों को अंकित किया गया था। जन साधारण के विषयों में मछली बेचने वाली, टोकरी बुनने वाली, चक्की वाली, लुहार, दर्जी, सेविका, मिट्टी के खिलौने बनाते एवं बेचते आदि को चित्रित किया। चित्रकारों ने मांग के आधार पर अभ्रक के पत्रों पर अत्यंत सूक्ष्मांकन युक्त लघु चित्र चित्रित किए। इसके अतिरिक्त हाथी दांत फलकों एवं कागज पर भी चित्रों का निर्माण किया। स्त्रियों के अधिकांश व्यक्ति चित्र लाइफ मॉडल को देखकर नहीं बनाए गए, वरन वो काल्पनिक स्त्री आकृतियों के टाइप पोर्ट्रेट्स थे, जो पाश्चात्य चित्रों के आइडियल पोजेज के आधार पर बने थे। व्यक्ति चित्रों में चेहरा तो जीवित व्यक्ति को देखकर बनाया जाता था और निचला भाग काल्पनिक रूप से। यह बात स्मरणीय है कि कंपनी शैली को विशेषताएं सर्वत्र सामान्य नहीं थीं, अतः इसके चित्रों में न तो भारतीय परंपराओं का ही निर्वाह हो पाया, न ही विदेशी शैली का पूर्ण रूप से अनुगमन। इस प्रकार पटना शैली के चित्रों में मुगल शैली एवं यूरोपीय कला शैली का सम्मिलित प्रदर्शन है। पटना शैली के चित्रों में रेखांकन में कठोरता झलकती है और भावोद्दीपन की कमी है। चित्रों में प्रयुक्त रंग भी फीके थे, जिनमें भूरे, हरे, गुलाबी और स्याह रंग हैं, जो आकर्षक नहीं लगते थे। चित्रों की रचना सामान्यतः तैल या जल रंगों में होती थी। चित्रकार 19वीं शताब्दी को पटना शैली के उत्थान का समय माना गया है। इस समय में पटना शैली के चित्रकारों में सेवक राम का नाम प्रमुख है। लाला ईश्वरी प्रसाद, जो कोलकाता आर्ट स्कूल के भूतपूर्व अध्यक्ष थे, के पिता शिवलाल भी पटना शैली के वंश परंपरागत चित्रकार थे। इनके अतिरिक्त सन 1830 ईस्वी से 1950 ईस्वी के मध्य हुलासलाल, जयरामदास, झूमकलाल, फकीर चंद्र आदि चित्रकार कार्यरत थे। पटना या कंपनी शैली के चित्रों की विशेषताएं। कंपनी शैली या पटना शैली यूरोपीय शैली एवं मुगल शैली से प्रेरणा पाकर ही जन्मी, यानी मुगल तथा यूरोपीय शैलियों के यथार्थवादी तत्वों के सम्मिश्रण से, जिसमें छाया प्रकाश द्वारा चित्र में वास्तविकता, गठनशीलता एवं उभार दिखाने का प्रयास किया गया। चित्र की खुलाई,
मुगल पद्धति जैसी बारीक रेखाओं द्वारा की गई। वस्त्र तथा आभूषण की डिजाइन बारीकी से दर्शाई गई है, लेकिन सन 1857 ईस्वी के करीब पर्दाज दर्शाने का मुगलिया माध्यम त्याग दिया गया और रंग को पानी या तेल माध्यम से गहरा हल्का फैलाकर छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न किया गया। चित्र प्रायः छोटे छोटे ही बनाए गए, जिसके लिए कागज तथा हाथी दांत की पट्टियों का प्रयोग किया गया। इन पर टेम्परा चित्रण न करके जल रंग एवं तेल रंग में चित्रण हुआ। विदेशी कागज का इस्तेमाल इसकी विशेषता थी। भारतीय लोगों को विभिन्न प्रकार की वेशभूषा पहने तथा रहन सहन का चित्रण हुआ। लघु चित्रों की भांति एक ही प्रकार या एक ही ढंग का चित्रण नहीं किया गया, बल्कि जन समाज में मिलने वाली भौतिक संस्कृति की विविधता चित्रों में उभर कर दर्शित है। प्रारंभ में प्रकृति चित्रण को यथार्थवादी ढंग से चित्रित किया है, किंतु उसमें भी आलंकारिकता का पुट देखने को मिलता है। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक आधार पर दर्शाने का प्रयत्न किया है। कंपनी चित्र शैली में विभिन्न प्रकार की विषय वस्तुओं का समावेश है। भारतीय जनजीवन का चित्रण, धार्मिक कथाएं, देवी देवताओं की छवियां, प्रसिद्ध लोगों एवं आश्रयदाताओं के व्यक्ति चित्र, अंग्रेजों के दबदबे वाले दृश्य एवं नृत्य ज्ञान आदि के कामुक दृश्यों का अंकन मिलता है। आकृतियों के प्रायः 1.5 चश्म चेहरे चित्रित हैं। कंपनी शैली के चित्रों में अनुकृत पोत को विशेष रूप से दर्शाया गया। चित्रों की प्रतिकृतियां बनाने का प्रचलन चल पड़ा था। इस प्रकार राजनीतिक व आर्थिक संबल मिलने के कारण पटना शैली पटना में विकसित हुई, किंतु बाद में अंग्रेजी सत्ता के आने पर यह देश के अनेक भागों में फैली एवं पनपी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें।